नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। दर्शकों, बिहार में जो भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, इन मामलों को लेकर के लगातार खुलासे पर खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैनिक भास्कर के एक इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर निकल करके आया है जो लगभग भरत तिवारी के मोबाइल में वहां के डीएम के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए का सबूत छुपा हुआ था। क्या इन्हीं वजह से एनकाउंटर के नाम पर हत्या की गई है, इसी पर चर्चा करेंगे। हरप्रीत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या एनकाउंटर के नाम पर हत्या हुई है भरत तिवारी का? क्योंकि उनका भाई साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं जो हमारे भाई के मोबाइल में वहां के डीएम के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए का सबूत छुपा हुआ था। देखिए, देश में जो राजनीति है ना, जी। वो अलग अलग स्तर पे अलग अलग चीजों को प्रभावित करती है। और ऐसे समय के अंदर जब आप ये देख रहे हैं कि वो प्रूफ, क्योंकि अगर डीएम के खिलाफ प्रूफ भरत तिवारी के फोन में था, जी। इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि उस डीएम को भी इस बात की पूरी पूरी जानकारी रही होगी। क्योंकि भरत तिवारी अक्सर देखा गया कि वो अलग अलग जगह पर जाकर के अलग अलग ऑफिसर्स के पास जाकर के जनता की मांग उठाने का काम करते थे। और जो व्यक्ति सही मायने में दिल से जनता के लिए काम करने का काम करते हैं, तो उसे जांच करने के लिए या कोई एविडेंस इकट्ठे करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। जनता खुद ला कर देती है। हमारे देश में जो लोग डीएम के साथ काम कर रहे होंगे या जो लोग, जिन लोगों को मालूम होगा कि डीएम गलत काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम ना करके, क्योंकि जिस तरीके से उनके गांव में हर साल बाढ़ आती थी, जिस तरीके से उनका एरिया बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था, इससे वैसे भी कहीं ना कहीं अंदेशा लगता है कि ऐसा तो कहीं भी नहीं कि पूरे देश के अंदर किसी डीएम के पास डेवलपमेंट फंड ना आ रहा हो। फंड भी जा रहा होगा, पैसा भी जा रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर वो एरिया पिछड़ा हुआ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला हो सकता है, लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन भरत तिवारी के जो एनकाउंटर पर लोग सवाल बार बार खड़ा कर रहे हैं, जो उनकी एनकाउंटर नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है, जांच के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। उनकी बहन लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हमारे भाई को टारगेट किया गया है। सम्राट चौधरी जी बार बार कह रहे हैं हम गुंडे माफिया को नहीं छोड़ेंगे। क्या ये मतलब? देखिए, जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है कि हम लोग देश के शहीदों के लिए काम करते हैं। शहीद आजम भगत सिंह के नाम से हम संस्था भी चलाते हैं। देश के वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए जान दी, चाहे वो सेना में हो या वो किसी भी तरीके से देश के लिए अगर वो समर्पित है, तो हम उनके लिए काम करते हैं। आज जब हम इन चीजों को सुन रहे हैं ना कि उनकी हत्या की गई है, वाकई में सही मायने में आप मानिए कि जब मैं ये बात बोलूंगा तो व्यूअर्स को भी, उनके भी दिल में इस बात की पीड़ा होगी कि एक देशभक्त व्यक्ति को मारना केवल एकमात्र विकल्प बन चुका है हमारे देश के अंदर, और देशभक्तों के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई है। क्योंकि इसका कारण क्या है? वो लोग जो चुप करके घर में बैठे हैं। क्योंकि अगर आप रोड पर उसके साथ नहीं उतर सकते ना, कम से कम समर्थन करिए। समर्थन कैसे करिए? आप उसकी वीडियो पे कमेंट करिए, शेयर करिए। आज भरत तिवारी के भाई जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि हत्या हुई, आप ये मानकर चलिए कि आज भी अगर लोग साथ नहीं देंगे ना, तो ये मामला दबाकर खत्म कर दिया जाएगा। और कोई बड़ी बात नहीं है, भरत तिवारी के भाई को भी मार दिया जाए। ऐसे कितने सारे केस मौजूदा सरकार में रहे हैं। एक बलात्कार पीड़िता का मेरे को केस ध्यान में आता है, जिस पीड़िता ने अगर कंप्लेंट की तो उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था, और वो सत्ता से जुड़े हुए पक्ष का एक व्यक्ति था, मौजूदा उस समय का तत्कालीन एमएलए रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी जी का तो शुरू से, जब से उन्होंने शपथ ग्रहण लिया उस दिन से वो कह रहे बार बार बिहार में गुंडे माफिया जो अवैध तमंचा लेकर के आए दिन घूमते हुए सड़कों पर नजर आते हैं, इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआत भरत तिवारी से हुआ क्योंकि उनके पास भी अवैध तमंचा था। देखिए, अवैध तमंचा लेकर के अगर कोई घूम रहा है और उसने सरेंडर भी कर दिया, ये तो वो देश है जहां पर अगर कोई आतंकवादी, कोई भी अगर ऐसा जिसे कहें कि नक्सली भी अगर कोई हथियार का समर्पण करता है, तो उसे सम्मान राशि भी दी जाती है, उसे नौकरी भी दी जाती है। लेकिन यहाँ समस्या ये नहीं था कि वो तमंचा अवैध था। समस्या ये थी कि उस व्यक्ति ने देश की आम जनता की आवाज उठाने की हिमाकत की। वो काम जिसकी ठेकेदारी देश के नेताओं ने ले रखी है, चाहे जनता के सिर पर पैर रख के उसे कुचल दें, लेकिन कोई और व्यक्ति आवाज नहीं उठाएगा। आवाज उठाने की जहां मौजूद है, दिल्ली के जंतर मंतर यहाँ से महज ज्यादा दूर है नहीं, 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीप के पिछले लगभग 10 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक जी बैठे हुए। क्या लग रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए,
निष्कर्ष तो अक्सर मैं एक चीज बताता हूँ, अब दोबारा रिपीट करता हूं मैं, इसका कोई निष्कर्ष इमीडिएटली नहीं निकलने वाला। अगर मैं कहता हूँ शिक्षा मंत्री रिजाइन भी कर देंगे तो भी कोई समाधान नहीं निकलने वाला। देश की वित्तीय स्थिति खराब है, देश की विदेश नीति खराब है, देश की किसानों के प्रति जो नीति है वो खराब है, देश की जो ट्रांसपोर्ट की नीति है वो खराब है। अभी देखिए ना, पेट्रोल में 100 रुपए लीटर में आपको आधा पेट्रोल और आधा पानी बेचा जा रहा है। मिलावट का नाम लिया जाता था भाई, मिलावट करके मिट्टी का तेल डाल के पेट्रोल पंप वाले बेचा करते थे, ये मिलावट का नाम लिया जाता था। आज पानी मिला के बेचा जा रहा है यार। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, लाइव एग्जांपल है, बाइक खराब हो रही है, गाड़ियां खराब हो रही है। बीएमडब्ल्यू के सीईओ ने, बीएमडब्ल्यू कंपनी के सीईओ, इंडिया के सीईओ ने ये बोला कि अगर ये E30 के साथ में भी अगर फ्यूल मिलता है हमारी गाड़ी पूरी तरह फेल हो जाएगी। इंश्योरेंस कंपनीज, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है, टॉप कंपनीज जो इंडिया की है, वो ये कह रही है कि अगर एथेनॉल की वजह से कोई गाड़ी खराब होती है तो हम क्लेम नहीं देंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारे मंत्री को क्या चाहिए? हमारे मंत्री को चाहिए मेरे बेटे का घर भरा जा रहा है ना, बस। तो क्या यही वजह है जो कॉकरोच जनता पार्टी अब सिर्फ एक मुद्दों पर नहीं है धर्मेंद्र प्रधान, बल्कि वो तमाम उन मुद्दों को वो पकड़ने की कोशिश करे जो देश के लिए है? देखिए, मैंने क्या बोला, अभी टेम्परेरी रिलीफ नहीं मिल पाएगा। उसका रीजन पता है क्या है? अगर आपको टेम्परेरी रिलीफ चाहिए ना, तो अभी जैसे कल महाराष्ट्र के अंदर टीजीटी का पेपर लीक हुआ है, उन टीचर्स को भी आना पड़ेगा। जिन लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल बोलकर पानी बेचा जा रहा है उन लोगों को भी आना पड़ेगा। जिन किसानों को फसल नहीं मिल रही, फसल का पैसा नहीं मिल पा रहा, फसलें डूब जा रही है, फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिल रहा, उन किसानों को भी आना पड़ेगा। सबको आना पड़ेगा ना। लेकिन सब अपने घर में बैठे कि मेरे घर में आग थोड़ी ना लगी है। जब आपके घर में आग लगती है तो उस वक्त में अगर स्टूडेंट ने बोल दिया कि मेरे घर में आग नहीं लगी, फिर क्या होगा? सबको आना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ स्थिति बनेगी। और वो भी मैं बता रहा हूं, वो भी एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होगा। कारण क्या है? जिनसे आप टकराने जा रहे हो ना, उनके पास एक बहुत बड़ा कैडर काम करता है, देश के हर राज्य में काम करता है, देश के हर जिले में काम करता है, देश के हर मोहल्ले में काम करता है, देश की हर गली में काम करता है। तो जब तक आप कोई ऐसा मजबूत कैडर नहीं बना लेंगे, ऑलरेडी हम लोग उस कैडर पे काम कर रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह के नाम से कैडर बनाने का काम हम लोग कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन जब तक वो कैडर नहीं बन जाता, इस कैडर को आप नहीं रोक पाएंगे। एक बारी मैं कहता हूं मोदी जी से भी आप रिजाइन करा लो, लेकिन दोबारा भी यही आके सिर पे बैठेंगे। लेकिन जब से सोनम वांगचुक जी जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उसके बाद से दिल्ली पुलिस का एक चेतावनी भरा पोस्टर जारी किया गया, जो आपका जो समय सीमा था वो खत्म हो चुका है। अब ये आंदोलन मतलब जो असंवैधानिक तरीके से आप लोग कर रहे हैं, हम जब चाहे तब हम ये आंदोलन खत्म कर सकते हैं और हटा सकते हैं। देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस जो कर रही है ना, वो ठीक नहीं है। प्रदर्शन करना, धरना देना संविधान ने अधिकार दिया है। कौन करेगा, कितना करेगा, ये उसका अधिकार है। ये भाजपा नहीं तय करेगी या भाजपा की पुलिस तय नहीं करेगी। ये तो निर्णय आंदोलन करने वाला व्यक्ति तय करेगा, वो लोग तय करेंगे जो प्रताड़ित हैं। किसानों ने 1 साल आंदोलन किया था, वहां जाके क्यों नहीं बोला दिल्ली पुलिस ने? जाके बोलते तो सही। पूरा जोर लगा लिया था दिल्ली पुलिस ने, पूरा जोर लगा लिया था ईडी, सीबीआई, पूरे तंत्र ने। किसानों को टस से मस नहीं कर पाए थे, हिला नहीं पाए थे, क्योंकि एक बड़ा नंबर था। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी का तो एक बयान, जो बी टीम, दहशतगर्दों का बी टीम आया, उनके समर्थक जो हैं वो कह रहे हैं ये लोग सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं यहाँ जंतर मंतर पर आकर। देखिए, सरकार तो गिरी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आपको बोला सरकार में कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ हवा का बुलबुला रह चुकी है। सरकार कभी भी गिर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपको उसकी जड़ पे काम करना है। क्या आप इसका कोई विकल्प दे पाएंगे? विकल्प नहीं है ना भाई, समस्या क्या विकल्प नहीं है, और विकल्प में कोई काम करने को तैयार नहीं है। राजनीतिक विकल्प नहीं होगा। आज की समस्या, मौजूदा समय में भाजपा की सरकार का समाधान राजनीतिक विकल्प नहीं है। आपको केवल और केवल एक ऐसे कैडर पे काम करना होगा जो कैडर आकर के सत्ता संभाले, लंबे समय तक सत्ता संभाले, देश हित में काम करे, अच्छी विदेश नीति लेकर आए, अच्छी किसानों के लिए नीति लेकर आए, स्टूडेंट्स के लिए नीति लेकर आए। लेकिन वो सब लाने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं है ना। पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ अपने निजी हित तक है। अब जब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कांग्रेस गलती से सत्ता में आ जाती है, कांग्रेस से गए हुए 150 सांसद जो भाजपा में गए वो वापस आ गए, फिर कांग्रेस में ज्वाइन हो जाएंगे। तो ना वो आज काम करने दे रहे हैं, उन्होंने
ना पहले कांग्रेस को काम करने दिया, अगर दोबारा गलती से आ जाएगी तो उसको भी काम नहीं करने देंगे। सर एक आखिरी में मैं सवाल लेना चाहता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी में जो सोनम वांगचुक जी आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए, इससे पहले भी वो लद्दाख मामलों को लेकर के बैठे हुए थे, कई तरह के उन पर एफआईआर हुई है, एनएसए तक लगा दिया गया, क्या लग रहा है यहाँ से वो सुरक्षित बचेंगे? वो कुछ नहीं होगा उनका, कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकते। मैं कहता हूँ कि एक बाल भी बांका नहीं कर सकते सोनम वांगचुक जी का, अभिजीत दीपके का भी बाल बांका नहीं कर सकते। उसका कारण यही क्योंकि ये एक सेंटिमेंटल मुद्दा है, और ऐसे में अगर सरकार ने, भाजपा ने या भाजपा की पुलिस ने या भाजपा की एजेंसियों ने अगर कुछ गलत करने की कोशिश की, पूरे देश का युवा आज आग बबूला हुआ बैठा है, और ऐसे में अगर आप गलती से भी एक तिल्ली लगा देते हैं तो ये आग पूरे देश में फैल जाएगी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि देश के युवा प्रधानमंत्री के घर की तरफ अपना मुंह कर ले और वहां से प्रधानमंत्री को देश छोड़ के जाना भी पड़ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।